इसके बाद मतलब आउटर मोस्ट से पहले इनके दरमियान जो शेल है, ये जो रीजन है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शेल को हम कहते हैं कोर शेल। कोर शेल, इसको हम दूसरा नाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट, तो हम अपनी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से। एटॉमिक स्ट्रक्चर बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में ये दूसरा चैप्टर है, जबकि पंजाब और फेडरल में ये फर्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक में जो पहला चैप्टर है वो स्टोचियोमेट्री का है। ये चैप्टर स्टार्ट करने का मकसद ये था कि इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम जो एटम है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि एटम है क्या, एटम के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है, उसका अंदर जो डिस्कवरी हुई थी और एटम के हवाले से जो मॉडल पेश हुए थे, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये चैप्टर चाहे वो एग्ज़ाम के हवाले से हो या एंटिटीज़ के हवाले से हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, एटम क्योंकि आस पास आने वाले नज़र आने वाले जितने भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे चीज़ों से लेकर मॉलिक्यूल आए से लेकर बड़े चीज़ों तक, मतलब आपके पास पूरा यूनिवर्स कायनात, इसके अंदर चाहे वो इंसान हो गए, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, हवा हो गई, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे एटम से मिलकर बनी है। तो मतलब केमिस्ट्री की जो बुनियाद है, जो पहला इंट है केमिस्ट्री का, वो है एटम। तो इस वजह से एटम को समझना बहुत लाजमी है, वो भी डिटेल से। तो एटम क्या है, सबसे पहले एटम को समझते हैं। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? एटम। मतलब मैटर, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, नज़र आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे के सारे एक छोटी सी छोटी यूनिट से मिलकर बने हैं। उस छोटी यूनिट को कहते हैं एटम। अब उसके बाद मैटर, ऑल मैटर, मैटर का क्या मतलब है? मैटर हर वो चीज़ जो जगह गिरता हो और वजन रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर हर वो चीज़ which occupied space जो वजन रखता हो। दूसरा हैव मास, इसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अब देखिए मैटर है, ये जगह भी गिरता है, इसका वजन भी है, ये भी क्या है? मैटर है। ये दीवार मैटर है, हवा मैटर है, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं यूनिवर्स के अंदर वो सारे क्या है? मैटर है, क्योंकि वो जगह भी गिरते हैं और वजन भी रखते हैं। इसका अगर हम कुछ एग्जांपल लिख दें, जैसे कि अगर मैं लिख दूं ये मार्कर, ये भी मैटर है। मार्कर, चेयर, आपके पास माउंटेन्स, स्टार्स, सन। अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, मॉलिक्यूल्स, जिसको माइक्रोस्कोपिक मैटर कहते हैं, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस, ये सारे मैटर के एग्जांपल है। मतलब विच ऑक्युपाइड स्पेस एंड हैव मास, इसको हम क्या कहते हैं? मैटर। अब मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक डब्बा लिया है, जिसको हम केमिस्ट्री में मतलब एक क्यूब स्ट्रक्चर कहते हैं, मतलब एक डब्बा समझे। ये डब्बा मेरे पास क्या है? एक मैटर है। क्या है? मैटर। अब ये मैटर मैंने पहले बताया था, ये छोटे यूनिट से मिलकर बना है, उसका नाम है एटम। अब यहाँ पे समझाने के लिए मैंने इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे दायरे लिखे हैं। ये सारे क्या है? एटम है। मतलब ये सारे एटम से मिलकर बना है, ये सारे एटम से मिलकर बना है। अब एक मैटर के अंदर हजार करोड़ों बहुत सारे एटम होते हैं। तो हम इस सारे एटम, मतलब अगर ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर के अंदर लातादाद एटम मौजूद हैं, बहुत सारे हैं। और दूसरी बात, जितने भी एटम इस मार्कर के अंदर होंगे वो सारे सेम होंगे। अब इस बोर्ड के अंदर जितने भी एटम होंगे, लातादाद एटम है, वो सारे सेम है। तो इसी तरह इस डब्बे के अंदर जितने भी एटम है वो सारे सेम है। तो फिर हम क्या करते हैं? इस मैटर को समझने के लिए मुझे इसके अंदर जो एटम है वो समझना लाजमी है। जब मैं इस एटम को समझूंगा
तब जाकर मैं मैटर को अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। जैसे कि हमारे आमतौर पर लोग जब कोई कमरा या कोई घर बनाते हैं तो वहाँ पे वो अंदाज़ा लगा देते हैं कि भाई इसके अंदर इतने ईंट लगेंगे, इतना खर्चा आएगा, क्योंकि उसको पता है, उसको किस चीज़ के बारे में पता है। कमरा जो है ईंट से बना है, तो ईंट के बारे में उसको अच्छी तरीके से नॉलेज है कि ईंट का साइज कितना है, ईंट का मास कितना है, एक ईंट कितना का मतलब उसके ऊपर कितना खर्चा आता है। तो उसकी बुनियाद पर वो पूरा कमरे का अंदाजा लगा सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर जो एटम है, जब मैं एटम के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ूंगा तो इसके अंदर जितने भी एटम है वो सारे के सारे मैं समझ जाऊंगा। अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ से 1 मीटर को फोकस कर रहा हूँ, 1 मीटर को मैं निकाल रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल से स्टडी करूंगा एक एटम के बारे में। मतलब मैंने इसको निकाल दिया, इसको जब मैंने जूम करके देखा, इसको मैंने निकाल दिया, इसको मैंने बाहर इस तरह निकाल दिया। अब इसके बारे में पढ़ूंगी कि ये एटम क्या चीज है। ये मैंने इसको ऐसे निकाल दिया, तो मैं बड़ा करके लिखता हूं। ये मैंने क्या कर दिया, इस मैटर को मैंने जूम करके देखा, इसको मैंने जूम करके देखा, तो ये एटम मैंने निकाल दिया। अब ये एटम जो है, मैंने इस एटम के ऊपर वर्क करना है। इस एटम के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है, तो ये एटम मैंने मजीद करके इसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया, मैंने इसको बहुत बड़ा करके लिख दिया। ये इसको ये एटम, इसको मैंने ओपन करके लिख दिया, इसको मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, इसको समझने के लिए मैंने इसको बहुत बड़ा ड्रा करके लिख दिया। हालांकि एटम बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जो एटम को डिटेक्ट करते हैं, हालांकि उसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो हाई होना चाहिए। यहाँ पे समझाने के लिए मैंने एटम को बड़ा करके लिखा है। अब यहाँ पर देख ले, एटम के अंदर सबसे पहले इसको बड़े हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एटम के अंदर दो हिस्से हैं, दो हिस्से। पहला हिस्सा है एटम के अंदर, उसको हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट्स। जो फर्स्ट हिस्सा है एटम का, उसको हम कहते हैं सेंट्रल पार्ट। एटम के अंदर जो दूसरा हिस्सा है, एटम को फिलहाल हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। जो दूसरा हिस्सा है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब यहां पे सबसे पहले ये समझना चाहिए कि एटम के अंदर सेंट्रल पार्ट कहां पे मौजूद है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन कहां पे मौजूद है। जैसे नाम से जाहिर है एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट है, जो मरकज है एटम का, अब यहां पर आप देख ले एटम का सेंट्रल पार्ट कौन सा है, यही जो मैंने ब्लैक डेंस करके लिखा है, ये एटम का क्या है, एक सेंट्रल पार्ट है। एटम का क्या हुआ, सेंट्रल पार्ट हुआ। अब एटम के सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहते हैं, एटम के सेंट्रल पार्ट को हम कहते हैं, एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस, एटम के सेंट्रल पार्ट को हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को इसकी डिस्कवरी वगैरह ये बिल्कुल सारा चैप्टर इसके ऊपर है। तो यहाँ पे एटम जो है, इसको मैं थोड़ा अगर इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख दूं। एक है सेंट्रल पार्ट, ये तो हमने सेंट्रल पार्ट। दूसरी बात ये डेंस पार्ट है, सबसे बारीक पार्ट है। तीसरी स्मॉलेस्ट पार्ट है। आपको एटम के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये एटम इसमें सिर्फ इतना जगह गिरा है, तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। अब डेंस पार्ट क्यों है, इसके पीछे रीजन है, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स में पढ़ेंगे कि ये क्यों अनेक जगह बहुत कम गिरा है। और सबसे ज्यादा जो डेंस पार्ट है एटम का वो न्यूक्लियस है। अब एक सेंट्रल पार्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस। अब एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन क्या है, नाम से जाहिर है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, मतलब न्यूक्लियस के अलावा जो एक्स्ट्रा रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर मौजूद है शेल,
शेल इसको हम ऑर्बिट भी कहते हैं क्योंकि गोल है, ऑर्बिट। दूसरी बात, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल मतलब ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन को हम कहते हैं। शेल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसने जो न्यूक्लियस इसको कवर किया है। ऑर्बिट ये गोल जैसा है। और एनर्जी लेवल इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका अपने अलग एनर्जी लेवल है, इसका अलग है। जब आप ऊपर की तरफ जाओगे तो एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएगी। इसका जो एनर्जी लेवल है वो सबसे ज्यादा है और इसका सबसे कम है। अब एक एटम के अंदर जो शेल हैं वो 10 भी हो सकते हैं, वो 8 भी होते हैं। वो उस एटम पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मतलब जो शेल नंबर है वो तब्दील होते हैं, चेंज होते हैं एटम के साथ। अब इसके अलावा हमने सेंट्रल पार्ट को भी समझ लिया, हमने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन को भी समझ लिया। अब यहां पर देख ले, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर ये जो शेल है मैंने बहुत सारे ड्रा किए हैं। अब इसके अंदर जो ऑर्बिट है या जो एनर्जी लेवल है इसको समझना लाजमी है। अब यहां पर देख ले, सबसे एटम का ये जो आखिरी शेल है, आखिरी शेल है, इसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, इसको हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। इसको हम, क्योंकि ये शेल जो है एटम ने जाकर आगे बॉन्ड बनाने हैं तो इस वजह से इसको हम बॉन्डिंग शेल भी कहते हैं। जो बॉन्डिंग होती है किसी एटम की वो अपनी इनके आखिरी लास्ट शेल की वजह से होती है, इसको हम बॉन्डिंग शेल भी कहते हैं। और लास्ट नेम जो कि बहुत कम लोगों को पता है वो है अल्टीमेट शेल, अल्टीमेट शेल। ये मैंने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर फिर जो शेल है लास्ट शेल को मैंने ये नाम दिए हैं। अब यहां पर देख ले, ये जो लास्ट शेल है इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं एन से, इसको हम डिनोट करते हैं एन से। अब उसके बाद ये लास्ट शेल हुआ। ये जो शेल है दूसरे नंबर पे, अगर ये लास्ट है, ये लास्ट है तो ये क्या है, इसको हम आम लैंग्वेज में कहते हैं सेकंड लास्ट। बल्कि समझने से पहले यहां पे न्यूक्लियस के बाद और वैलेंस शेल के दरमियान में जो शेल है 1 2 3 जितने भी हैं इनको कलेक्टिवली, ये जो शेल है 3 के 3, न्यूक्लियस के बाद मतलब आउटर मोस्ट से पहले इनके दरमियान जो शेल है, ये जो रीजन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इन शेल को हम कहते हैं कोर शेल, कोर शेल। इसको हम दूसरा नाम इनर शेल, इनर शेल। इसको अगर हम शील्ड शेल भी कहते हैं, शील्डिंग शेल, इनको शील्डिंग शेल भी कहते हैं। और इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कर्नल शेल, कर्नल शेल। ये सारे के सारे ये जो 3 शेल है न्यूक्लियस के बाद और जो वैलेंस शेल के दरमियान में जो कलेक्टिवली जो मैंने शेल को नाम दिए हैं उनको ये कहते हैं कोर शेल, इनर शेल, शील्डिंग शेल, कर्नल शेल। अब यहाँ पे जो 3 शेल है जिसको मैंने कलेक्टिवली ये नाम दिए हैं, अब इनको मैं अलग अलग नाम देता हूं। जैसे कि ये आखिरी शेल था, लास्ट शेल था, तो ये जो है दूसरे नंबर पे इसको जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, आम लैंग्वेज में कहते हैं सेकेंड लास्ट शेल। कौन सा? सेकेंड लास्ट शेल, सेकेंड लास्ट शेल। सेकेंड लास्ट शेल को क्या कहते हैं? सेकेंड लास्ट शेल को कहते हैं पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, पेनल्टीमेट शेल, इसको कहते हैं पेनल्टीमेट शेल। अच्छा, ये जो शेल है ये सेकेंड लास्ट हुआ। जो थर्ड लास्ट शेल है ये थर्ड लास्ट शेल, थर्ड लास्ट शेल हमारे पास है थर्ड लास्ट शेल। थर्ड लास्ट शेल को हम कहते हैं
सिर्फ इसके सामने एंटी लगा दें, एंटी पेनल्टीमेट शेल, एंटी पेनल्टीमेट शेल। अब मैंने इसको दो को अलग नाम दिए हैं। अब ये जो आखिरी नहीं, सॉरी, ये फर्स्ट शेल है, आप ये गलती नहीं करना। ये जो न्यूक्लियस के बाद जो स्टार्ट होने वाले जो शेल है, इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये सबसे अंदर की तरफ है तो इसको हम इनरमोस्ट शेल कहते हैं। इनरमोस्ट शेल, इसको हम कहते हैं इनरमोस्ट शेल। इनर शेल नहीं कह रहा, इनर शेल हम इन तीनों को नाम दिए हैं। इनरमोस्ट जो सबसे क्या है, न्यूक्लियस के बाद सबसे पहले स्टार्ट होने वाला शेल। तो ये मैंने सेंट्रल पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर जो एसिड्स को हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे ये तो एटम के अंदर जो रीजन है तो हमने पढ़ लिया। अब इन रीजन के अंदर मौजूद क्या है, सेंट्रल पार्ट के अंदर क्या चीज मौजूद है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर क्या चीज मौजूद है। तो इसके अंदर जो मौजूद है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहां पे सेंट्रल पार्ट हुआ और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, इनके अंदर जो मवाद मौजूद है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को थोड़ा अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखते हैं। द पार्टिकल्स प्रेजेंट्स इन एटम इज कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के अंदर जो पार्टिकल्स मौजूद है उसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो कौन कौन से होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये लगभग जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, लगभग ये 150 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है। किसके अंदर? एटम के अंदर। एटम के अंदर लगभग 150 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद है, जो कि बहुत कम लोगों के बारे में पता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसको हम फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, फंडामेंटल सब पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अंदर पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, इसी तरह हेलोन्स, बहुत सारे हैं। इसके अलावा क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, इसके अलावा मेसॉन्स, बोसॉन्स और चैल्गॉन्स। इसके अलावा के पार्टिकल्स हो गए, के पार्टिकल्स। अब के पार्टिकल्स के अंदर फिर मजीद 3 पार्टिकल्स होते हैं के अंदर, वो है के पॉजिटिव, के नेगेटिव, के न्यूट्रल। इसी तरह वी पार्टिकल्स हो गए, वी पार्टिकल्स के अंदर भी मजीद 3 पार्टिकल्स है, वी पॉजिटिव, वी नेगेटिव, वी न्यूट्रल्स। तो इसके अलावा मैंने बताया था कि 150 एटॉमिक पार्टिकल। अब हम तो सबके नाम नहीं लिख सकते और याद कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इस तो पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये भी हम जो रेडियो एक्टिविटी है उसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो उसको भी याद करना लाजमी है। अब यहाँ पर देखना, ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मैंने कहा था ये सेंट्रल पार्ट के अंदर मौजूद है और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर मौजूद है। अब कौन से पार्टिकल्स सेंट्रल पार्ट के अंदर मौजूद है और कौन से पार्टिकल्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर मौजूद है? तो याद रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन के अलावा जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, ये सब के सब मौजूद है, ये सब के सब मौजूद है सेंट्रल पार्ट में, मतलब ये मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर। ये कहां पे मौजूद है? न्यूक्लियस के अंदर। अब एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स रह गया, सॉरी ये प्रोटॉन भी इसके अंदर है। अब एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स रह गया, वो है इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो मौजूद होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन के अंदर मतलब ये शेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये इन शेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर बाकी जितने भी रह गए वो सारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। अब आपको रीजन समझ आया होगा कि जो न्यूक्लियस है वो डेंस क्यों है, क्योंकि उसके अंदर इतने सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद हैं, वो सब के सब न्यूक्लियस में मौजूद है, इस वजह से न्यूक्लियस जो है वो डेंस पार्ट है एटम का। तो ये आज का लेक्चर है, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।